करें सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। कंफर्म कीजिएगा। मेरे ख्याल है जो बच्चे बैठे हुए A2 A3 के, A2 वाले कितने, A3 वाले, बाकी इनके अलावा आप किसके हैं? A4 के अभी से आ गए? क्यों? दे दिए आपने? और कुछ और बच्चे भी नजर आ रहे हैं ना, किसी सेक्शन के हैं, फिर भी इस क्लास में हैं। हाँ सर जी। आप इसमें क्या कर रहे हैं? जी। आपका PRC बहुत पहले हो गया था। और जो आपके बराबर में बैठे हुए हैं, जब तो पूछ रहा हूँ। चलिए भाई जान, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा ख्याल है यस्टरडे आपकी ये क्लास लॉ की हो चुकी है और सर जैन की भी हो चुकी है। ठीक है, कंफर्म कर दीजिएगा सर जैन ने क्या करवाया है, बात डबल ना हो जाए। अपने सिलेबस का। हाँ, एक बार तो मैंने पूछी ही नहीं। आप लोगों ने पेपर दिया अकाउंटिंग का, इस बार दिया ना? हाँ जी। आए सवाल इन्वेंट्री के? 2 सवाल आए थे आपके, और किसी को 4 भी आए? आपके पास नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। पेपर सबके एक जैसे नहीं होते। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ था इन्वेंट्री के हवाले से? वैसे तो मैंने काफी डिटेल में करवा के भेजा था, लेकिन भाई वो भी आई के पे बाज नहीं आता। हाँ सर। मतलब सबसे हो गए सवाल इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है भाई। देखिए मैडम, अब आपका एक नया सब्जेक्ट है, कैफ में आप आ गए हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त 26 की अटेम्प्ट की आप तैयारी कर रहा हो। कहने को तो टाइम बहुत है, लेकिन ये टाइम कैसे गुजरेगा अभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस कैफ के अंदर हर सब्जेक्ट के काफ़ी लेंदी होते हैं और ख़त्म करने में टाइम लगता है। बात ख़त्म करवाने की भी नहीं है, उसके बाद रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, जो आपको अपने तौर पे करना होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी आप लोग आज आए हो, आज मैं FR1 का नॉर्थ में नया बैच शुरू कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद आप चले जाओगे। मेरी आपके बाद क्लास लगी हुई है B1 B2 में, जो मार्च में पेपर दे रहे हैं। आज उनकी मेरी FR1 की आखिरी क्लास है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा। बस बच्चों ने कुछ फरमाइशी सवाल बोले थे, इधर और करवा दें, हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आज मैं करवा दूंगा उनको। बात खत्म। यानी पूरा 1 महीना उनके पास है, 1 महीना, जिसमें बैठकर वो इस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को भी रिवाइज करेंगे अपना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अभी तो वो बड़ा खुश है, लेकिन ये 1 महीना कैसे गुजरेगा उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला है, वो क्या सोचेगा, इतना पढ़ा है, इतना कुछ मेरे पास है, इसको रिवाइज कैसे करूँ? ठीक है सर, ये आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ अभी से कि यार इंतजार नहीं करना। ये अगस्त आएगा, जून में क्लासें खत्म होगी, जुलाई हमें भी मिलेगा रिवीजन के लिए। अभी से पढ़ना शुरू करना, अभी से चीज़ों को लेके चलना, और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब बेटा क्योंकि पहली क्लास है, और आप बता रहे हैं कि सर सर ने हमें थोड़ा अपने पोर्शन के बारे में बता दिया था, मैं ज़रा पूरे सिलेबस को एक ओवरऑल आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप कॉपी समझ लीजिएगा। अच्छा जी, कोई आप लोगों का व्हाट्सएप पे नया पेज बनाया, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं? बनाया है?
जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये अगर आपको कोई नया बैच बना है तो मुझे अभी तक उसका एडमिन बनाया नहीं है। मैं बारह फिर भी वो A1 A2 के अंदर भेज देता हूँ, A3 A4 तक। नहीं सर, आपके FER1 के सिलेबस को आई कैप ने मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। पहले बेटा थोड़ा सा पेपर के स्ट्रक्चर को उधर गौर कर लेना। आई कैप आपके जो 100 मार्क्स के पेपर को पूछता है, मैनुअल पेपर को, इसको कुछ शक्लों में पूछता है बेटा। FER1 के अंदर, अच्छा 1 और 2 बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो पहले था FER1 FER2, अब हो गया FAR और CR कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो फर्क आ गया है, तो 1 और 2 का नंबर अब हट गया है, सही है। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स के पेपर को करने के लिए आपको टोटल 9 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ये आई कैप का फिक्स रूल है कि वो आपसे 9 क्वेश्चन पेपर में टोटल पूछेगा। वाइस कोई नहीं होती है, आपको 9 के 9 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए वो आपसे पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड करवाएगा। एक कहलाता है सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन बी ये लॉन्ग क्वेश्चंस का। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। सेक्शन ए के अंदर कोई क्वेश्चन नॉट मोर देन 10 मार्क्स, या तो इसके सवाल 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 9 मार्क्स के, 10 मार्क्स, इससे ऊपर के नहीं होते। सेक्शन बी के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो नॉट लेस देन 11 मार्क्स बट मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स। 11 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, 20 से ऊपर का नहीं आएगा, 20 भी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है। सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी ऐसा होगा जो कि MCQs का होगा। यहाँ पर भी MCQs आते हैं क्योंकि सिर्फ एक सवाल होता है। कभी वो 7 मार्क्स का होता है, कभी 8 मार्क्स का होता है, कभी वो 9 मार्क्स का होता है। ठीक है सर, ये आपका बेटा क्वेश्चन का पैटर्न है। और जितने भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर है सबका यही पैटर्न है। आप चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 दो, 2 दो, इवन अब तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पैटर्न भी यही कर दिया इस दफा से। कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले MCQs नहीं आते थे, अब जो नया मॉडल पेपर निकाला है नए सिलेबस का, उसमें उसका भी सेम पैटर्न कर दिया है। ये आपके जितने भी मैनुअल पेपर्स हैं इनमें याद रखिएगा, यूज ब्लैक पेन ओनली। इतना बड़ा बात याद रखिएगा। ब्लैक पेन के अलावा पूरे कैफ में या पूरे फाइनल में भी जो मैनुअल पेपर है, कोई और कलर का पेन अलाउ नहीं है।
कोई ग्रीन रेड ब्लू अलाउ नहीं है, कोई हेडिंग के लिए आप कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जो कुछ लिखना है आप सिर्फ ब्लैक पेन से लिखिएगा। ये ICAP में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए इस रूल को अप्लाई कर दिया, और ये आपको बाकायदा जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके टॉप पे लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। वजह क्या है इसकी, ICAP ये कहता है कि यार अब जो हूँ मैं चला गया हूँ ई मार्किंग के ऊपर। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, आप अपनी मैनुअल कॉपी ICAP में सबमिट करके चले जाओ, ICAP का एग्जामिनर उसको चेक करेगा, रेड पेन से चेक करेगा, वो कहानी खत्म हो गई है। आपकी जो भी कॉपी है ICAP उसी वक्त उसको स्कैन करेगा, एग्जाम डिपार्टमेंट स्कैन करके उनके जो भी ऑफिशियल चेकर्स हैं उनको ईमेल कर दी जाती है एक सॉफ्टवेयर के जरिए। इन्होंने अपना पूरा टीचिंग का एक सॉफ्टवेयर, सॉरी चेकिंग का एक सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, उसी के ऊपर ई मार्किंग होती है, उसी के ऊपर मार्किंग कर देते हैं, उसी पे रिजल्ट टेबुलेट होता है। अब जब वो स्कैन करते हैं ना कॉपी, तो वो ये कहते हैं कि सर ब्लू कलर में कभी कभी कुछ फिगर स्कैन होने से रह जाती हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में द स्कैनिंग बेहतर, वही बात है, ब्लू कलर की फोटोकॉपी हल्की आती है, ब्लैक कलर की फोटोकॉपी भी बेहतर आती है। इसी तरह से ब्लैक पेन ही अलाउ है, तो आप आदत डाल लो कि अब हमेशा आपने क्या यूज करना है, ब्लैक पेन की ही आदत डाल लो, ठीक है सर। अब ये जो पेपर है हमारा 100 मार्क्स का, इसको पढ़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे चैप्टर सिलेबस में डाले हुए, और कुछ टॉपिक शफल्ड भी हुए। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो पिछली अटेम्प्ट तक FER 1 में होते थे, वो 2 चैप्टर थे, उनको उठाकर अब वो FER 2 में ले गए। और कुछ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो FER 2 में थे, उसको उठा के ये FER 1 में लेकर आ गए। प्लस एक चैप्टर और था जो 2019 में FER 1 में खत्म कर दिया था, और अब उसको दोबारा लेकर आ गए। पहले हटा दिया था, अब उसको दोबारा लेकर आ गए। अच्छा सर वो क्या क्या है, अब सिलेबस पे गौर करें बेटा। ICAP ने जो सिलेबस बनाया है उसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह का कोई डिटेल सिलेबस ICAP की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं है, वो तो सिर्फ ग्रिड दी हुई है, मैंने आपको टॉपिक वाइज उसको अरेंज भी कर दिया है। पहले एरिया को ICAP कहता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपने फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना है। इसकी वेटेज रखी गई है 30 से 40 मार्क्स तक के लिए। फिर आपने प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो को, इसकी वेटेज 20 से 30 मार्क्स तक के लिए है। फिर एक और एरिया रखा हुआ है नॉन करंट एसेट का, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये आपको 35 से 45 मार्क्स तक के लिए तैयार करना है। वेटेज ICAP फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है, अमूमन जो पेपर बनता है उसमें इसी वेटेज को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डेविएशन कभी कभी आ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, 1-2 मार्क्स की डेविएशन, कि किसी एरिया में 1-2 मार्क्स का काम ज्यादा पूछ लिया, किसी में 1-2 मार्क्स का काम कम पूछ लिया, इससे ज्यादा नॉर्मली डेविएशन नहीं आती इनकी। अब इसके अंदर बेटा बहुत सारे एरियाज हैं जो आपको पढ़ने और पढ़ाने के लिए 3 टीचर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। काफ़ी पोर्शन तो मेरे पास है और मेजर पोर्शन है, और आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर सवाल आते हैं और मेरे टॉपिक ऐसे हैं कि वो कहीं ना किसी टॉपिक से और टीचर के रिलेट कर जाते हैं। कुछ टॉपिक सर जैन के पास है, कल उन्होंने आपको बता दिया होगा, और कुछ टॉपिक सर इकबाल के पास है, ठीक है बेटा। ये सर जैन भी मेरे ही पुराने स्टूडेंट हैं, और सर इकबाल भी मेरे ही पुराने स्टूडेंट हैं, AC से क्वालिफाइड हैं, और काफ़ी साल से टीचिंग कर रहे थे, अब पिछले 2 साल से TSC में भी टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। और आपको 2 चैप्टर वो भी FER 1 में पढ़ाएंगे। अब इसके लिए कल सर जैन ने बताया होगा आपको अपना एरिया, उसमें बार बार बीच में आ रहा होगा फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट, कुछ इस हवाले से उन्होंने बात की होगी। आपको FER 1 में एक टारगेट करके चलना है कि अब जो भी टॉपिक टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो टॉपिक पेपर में 2 तरह से आएगा। या तो उस टॉपिक का अपना कोई सवाल आएगा, बताते हैं, या वो टॉपिक फाइनल अकाउंट के साथ मिलाकर पूछा जाएगा। बेसिकली आप किसी भी टॉपिक को फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पढ़ोगे। जब वो टॉपिक फाइनल अकाउंट के लिए पढ़ोगे, मुमकिन है वही नॉलेज का अलग सवाल आ जाए, मुमकिन है वही नॉलेज फाइनल अकाउंट में आपसे अप्लाई करवा दे। आपने कहा सर माजिद फाइनल अकाउंट तो हमें आते हैं बनाना, हमने पेपर में दिया भी अभी, वो जो बेटा आपने फाइनल अकाउंट बनाना सीखे थे आइए के अंदर, और उसके हिसाब से पेपर अभी आप देकर आ रहा हो, उसमें और जो FER 1 में आप सीखोगे जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे किसी छोटे बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटर के, ठीक है सर। ये जो हमारा मेन फोकस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पर, कंपनीज के ऊपर।
यहाँ पर आपको बेसिकली ये सीखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंपनीज चल रही हैं, ये कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट कैसे बनाती हैं। कंपनीज के फाइनल अकाउंट बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं। उनके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है। ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आपके पास आने से पहले मेरी एक ऑनलाइन क्लास लगी हुई थी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के FAR 2 वालों की। इत्तेफाक ऐसा है कि फाइनल अकाउंट का टॉपिक FAR 2 के अंदर भी है, और आजकल मेरा चल रहा है जो तकरीबन एंड पर है। ठीक है, क्योंकि उनका भी कोर्स खत्म होने वाला है। ये हम एक पास पेपर का पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में, आपको बज़ाहिर क्या लग रहा है, हमारी तो थ्योरी लिखी हुई है। बेटा ये थ्योरी नहीं लिखी हुई, अकाउंटिंग लिखी हुई है। और ये डिस्क्लोजर बना हुआ है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर। कंपनीज इस तरह के डिस्क्लोजर बनाती है, इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहा जाता है। फिर हम शुरू हो गए, हमें इस सवाल की बैलेंस शीट बनानी थी। हम बैलेंस शीट बनाना शुरू हो गए। ठीक है सर। और बैलेंस शीट में बहुत सारे हेड हैं, और जगह जगह कुछ नोट्स को रेफर किया गया है। ठीक है। अब ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपने देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी हुई है। अब एक खास तरीके से लिखा हुआ है कि पहले इनके पास अथराइज कैपिटल आ रहा है, फिर इनके पास नीचे आ रहा है इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ये सारी वो चीजें हैं जो कभी आपने बैलेंस शीट में देखी नहीं है। इस किस्म की बैलेंस शीट कभी आपको बनानी नहीं आई। ठीक है सर, और आगे देखते हैं। फिर इनके बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं। ये फाइनल अकाउंट के नोट्स बने हुए हैं। ठीक है सर। ये जितना कुछ भी आपको लिखा हुआ आ रहा है, ये सब लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये सारी बातें बतानी पड़ती है कंपनीज को अपने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। इवन यहां तक बताना पड़ता है कि सर, अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्री के अंदर कितना सामान बनाने की कैपेसिटी है, फैक्ट्री में एक्चुअल में कितना सामान बन रहा है, और अगर कम सामान बन रहा है यहां तक बताना पड़ता है कि शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है। ये सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। सर किस चीज की? अब इस सवाल में दो चीजें घूम रही हैं। इस सवाल में एक चीज तो घूम रही है कंपनी लॉ। ठीक है सर। पाकिस्तान में कंपनीज का लॉ है, कंपनीज एक्ट 2017। एक तो उसकी नॉलेज आपको चाहिए होगी, और दूसरा जितने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड छोटे छोटे से आप पढ़ते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस किस्म के फाइनल अकाउंट FAR 2 में भी है, और इस किस्म के फाइनल अकाउंट यहाँ पे भी है। यहाँ पे फिर भी हल्का काम रखा है। जो आपको दिखा रहा हूँ ये FAR 2 के लेवल का है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे फिर भी हल्का काम है। अब इस हल्के काम को करने के लिए फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, वो बेटा आपको यहाँ पे मेन सीखने। अब इसको सीखने के लिए पहले तो जरा टीचर्स के टॉपिक में एलोकेट कर दूं, फिर कुछ टॉपिक के मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। जो मैंने आपको कॉपी दी है उसको देखिएगा। पहला टॉपिक आ रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके आगे तो नाम आप मेरा लिख दो। इसके बाद आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन चारों के आगे नाम आप सर जैन का लिख दें। फिर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके आगे नाम आप दो लिखें। पहले लिखें सर जैन का, स्लैश करके नाम मेरा लिख दें। आपने कहा समझिए ये एक ही टॉपिक दो टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं। इसका जो बेसिक है वो सर जैन के पास है। फिर यही टॉपिक उठता है IS 8 के साथ मिलता है, क्योंकि IS 8 मेरे पास है, इसलिए उसका एडवांस काम मैंने करवाना है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, पहले तो उसके आगे एक नंबर लिख लो, IS 7। इसका भी स्टैंडर्ड है IAS 7। और नाम आप सर जैन का लिख लो।
फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गई, कैश फ्लो हो गया, आइए स्टेट मैंने कर दिया सर। लास्ट एरिया में आ जाओ, आइए 16, 20, 23, 36, इन चारों के आगे तो नाम मेरा लिख लो आप। 16, 20, 23, 36 जो चारों ऑर्डर में आ रहे हैं, इनके आगे नाम मेरा लिखिए। फिर आ रहा है 38, नाम आप लिखिए सर इकबाल का। आइए 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नाम आप मेरा लिखें। और लास्ट आ रहा है एग्रीकल्चर, नाम आप सर इकबाल का लिखें। ये जो IS 38 और 41 है, ये दोनों टॉपिक इस बार FER 1 में डाले। पिछली अटेम्प्ट तक ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में थे, वहीं पर इसके सवाल आते थे। इन्होंने कर क्या दिया, वही एरिया जो बुक में छपा हुआ था 28 का कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, उठाकर यहाँ पे डाल दिया। और वो जो पास पेपर के सवाल थे रेलिवेंट इन दोनों टॉपिक के जो आ चुके थे FER 2 में, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए। अब बेटा ये आपका सिलेबस है। अब इसके अंदर थोड़ी सी बातें आपको समझाता हुआ चलता हूँ कि एक टॉपिक है क्या और इन टॉपिक की आखिर एग्जाम इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें सबसे पहले आ रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये आपके सिलेबस का वाहिद चैप्टर है जो कि थ्योरी बेस्ड है। पेपर आता है और इसका टॉप नॉलेज या तो MCQs में पूछ लेता है, या कभी कभी स्ट्रेट थ्योरी पूछ लेता है। एक बार 4 मार्क्स की थ्योरी आ चुकी है, एक बार 6 मार्क्स की थ्योरी आ चुकी है। फिर इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग है कैपिटल मेंटेनेंस के नाम से, उसका एक बार 4 मार्क्स का छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल भी बना के पूछा है इसने। ये हमारे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है। अमूमन 7-8 घंटे में 4 चैप्टर, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या सर जैन ने इनके ऊपर थोड़ी बात की थी आप लोगों से? जी सर, क्या बात की थी? बेटा जरा बोल के आना, माइक की बैटरी चेंज करना। जी, ये बात की थी कि खामोश रहना सबने। क्या हो गया इतना? सर्दी ज्यादा है, बात करने का दिल नहीं कर रहा, इतने डरे डरे। अभी रिजल्ट में टाइम है भाई। कब है रिजल्ट? फ्राइडे को है। चलो अभी कम से कम कुछ दिन तो है ना। चले बेटा, फाइनल अकाउंट बनाने की मुख्तलिफ शक्लें आपके सिलेबस में रखी गई हैं। मुख्तलिफ शक्लें। पहली शक्ल, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो आपको एक मुकम्मल ट्रायल बैलेंस दिया जाए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का डेटा दिया जाए, कैसे बनते हैं फाइनल अकाउंट वो आपको सिखाया जाए। ये है पहली शक्ल। ठीक है सर। दूसरी शक्ल सर, ये जो आपने अभी बात सुनी, ये है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है, उनके फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, उनकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। क्या बेटा भाई, क्या बैटरी लेने ही चला गया? बैठे चलने। फिर बेटा, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं प्रॉफिट कमाना जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं है। उन्हें हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। शॉर्ट फॉर्म में वो कहलाते हैं NPOs। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। मिसाल दे रहा हूं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बनाओगे फाइनल अकाउंट? ठीक है। कोई वेलफेयर हॉस्पिटल है, कैसे बनाओगे फाइनल अकाउंट? कोई स्पोर्ट्स क्लब है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना हुआ, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए बना हुआ है, कैसे बनाओगे इनके फाइनल अकाउंट्स? इनके फाइनल अकाउंट जरा
डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनते, लिहाजा इनका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये लोग इसको प्रॉफिट नहीं कहते, ये इसको कहते हैं सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इसी तरह इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के कोई ओनर नहीं होते, क्योंकि इनके ओनर नहीं होते तो इनका कैपिटल नहीं होता। इनकी बैलेंस शीट में होता है फंड्स, डिफरेंट किस्म के फंड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, ये भी सिलेबस का पार्ट है। ये टॉपिक हमेशा सिलेबस में रहा है। इसके क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आते हुए मैंने देखे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस टॉपिक के आते हैं। ठीक है सर। फिर एक और एरिया है सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये भी फाइनल अकाउंट का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें फाइनल अकाउंट जरा डिफरेंट तरीके से आप बनाना सीखते हो। अब इसके अंदर सर फाइनल अकाउंट आप डिफरेंट तरीके से बनाना सीखते हो। ठीक है, कैसे सीखोगे, मैं उसकी ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। मान ले आपकी ब्रेक आई और आप कैंटीन में गए कुछ खाने पीने के लिए, टीएससी की कैंटीन में गए, और एज्यूम कर रहा हूं कैंटीन वाले से आपकी अच्छी दुआ सलाम है। उसने आपको ऐसे ही बोला, भाई अभी आप पीआरसी के पेपर देकर आए, इंशाल्लाह क्वालिफाई भी कर जाएंगे, तो सुना है उसमें आप लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीख कर आए। आपने कहा हाँ बिल्कुल सीख कर आए। आपने फिर बोला, सुना है आपने सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट बनाना भी सीखे। आपने कहा वो तो एक्सपर्ट है उसके तो। उसने कहा यार थोड़ी हेल्प करोगे, मेरी कैंटीन सोल प्रोप्राइटर खुद ही मालिक हूँ, जरा इसके अकाउंट तो फाइनल कर दो। जरा बताना मेरी कैंटीन प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है, जरा बताना मेरी कैंटीन में कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है। आपने कहा सब निकल आएगा, कोई मसला नहीं है, लाओ अपना ट्रायल बैलेंस दो। अब वो आपकी शक्ल दिख रहा है, ये क्या होता है। हमने कहा ट्रायल बैलेंस नहीं पता क्या होता है। उसने कहा क्या होता है। हमने कहा ट्रायल बैलेंस एक ऐसा बैलेंस होता है जिसके अंदर लेजर के बैलेंस दिखाए जाते हैं। उसने कहा लेजर क्या होते हैं। हमने कहा भाई लेजर वो होते हैं जहाँ पे जनरल जनरल से ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती है। उसने कहा जनरल जनरल कौन है। उसने कहा ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, तुम जनरल जनरल मेंटेन नहीं करते, लेजर मेंटेन नहीं करते, ट्रायल तुम्हारे पास नहीं है, और एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे में बना दूंगा फाइनल अकाउंट। मुझे तो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं भाई। उसने कहा सर ऐसा नहीं करो, हम छोटा बिजनेस वाले लोग हैं, हम कहाँ अकाउंटेंट रखेंगे, हम कहाँ जनरल जनरल डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, हम कहाँ लेजर में लिखेंगे चीजों को। मैंने कहा "भी कैसे बनाऊं फाइनल अकाउंट। आपने कहा देखो यार, कुछ तो रिकॉर्ड होगा तुम्हारे पास जिससे मैं तुम्हारी मदद करूं। उसने कहा हाँ सर, मेरे पास एक कॉपी है या एक रजिस्टर है। मैंने क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मेरी कैंटीन में जो कुछ होता रहता है मैं कहीं ना कहीं लिख लेता हूँ। जैसे बिजली के बिल आते हैं, ठीक है, मैं उसकी कोई एंट्री नहीं बनाता, लेकिन लिख लेता हूँ इस महीने बिजली का बिल 5,000 का आया, 5,000 बिजली के खर्चे में डाल दिए। कोई एक दो लोग काम करते हैं उनको ऊपर सैलरी देता हूँ, कहीं लिख लेता हूँ। आज कितनी सेल करी, कहीं लिख लेता हूँ। आज पेप्सी कंपनी से कितनी कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कहीं लिख लेता हूँ। कुछ ना कुछ आपको इस कॉपी में लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट की जबान में नहीं लिखा हुआ है। बस यही मेरे पास रिकॉर्ड है, ये लो मेरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसकी मदद से मेरे अकाउंट फाइनल कर दो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से अकाउंट कैसे फाइनल किए जाते हैं, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। अब इसमें क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी सवाल में, कुछ मिसिंग होगी। मिसिंग चीजों को ढूंढते रहो भाई, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये पहले हमेशा FAR 1 में हुआ करता था, लेकिन
2022 में जब नई स्कीम आई थी जो खत्म हो गई, उन्होंने इसमें इसको हटा दिया था। और हटाने के बाद 22, 23, 24, 25 4 साल ऐसे ही गुजर गए। अब 26 में जो नई स्कीम लेकर आए, इसमें इसको फिर से शामिल कर दिया। पास पेपर में इसके सवाल पुराने भरे पड़े। और मैंने ये देखा है कि जब ये पास पेपर में शामिल था, इसकी बड़ी बेटिश के सवाल आते थे, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स। ये डिजर्व करता है, इसमें इतना काम है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब एनपीओ और सिंगल एंट्री दोनों होते थे, दोनों कभी भी मैंने पेपर में एक साथ आते हुए नहीं देखे। अगर सिंगल एंट्री का सवाल आ रहा है तो फिर एनपीओ का नहीं आ रहा, एनपीओ का आता रहा तो सिंगल एंट्री का नहीं आया। अब क्योंकि नई स्कीम की पहली अटेम्प्ट होने जा रही है मार्च में, देखते हैं इस बार पेपर किस शक्ल में बन के सामने आता है। बहरहाल बेटा, ये सारा एरिया पढ़ोगे तो आपके 30 से 40 मार्क्स तक की तैयारी हो जाएगी। अब यहीं पर एक बात मैं आपको और बता दूं। सर जैन आपको पढ़ाना शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट से, वही वाले फाइनल अकाउंट जो कि आप पढ़ते थे पीआरसी में, लेकिन वो कंपनी के लिहाज से पढ़ाएंगे। एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, इस लिहाज से वो काम करवाएंगे। ये जो कंपनी के फाइनल अकाउंट है, पुरानी स्कीम में भी जब बच्चा हमें FA1 में मिलता था, हम सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते थे फाइनल अकाउंट। क्योंकि फाइनल अकाउंट नहीं पता होंगे कंपनी के, तो कंपनी के बाकी स्टैंडर्ड वो कहाँ से सीखेगा। हम उसे पढ़वाते थे, प्रैक्टिस भी करवाते थे, लेकिन साथ में बता दिया करते थे कि सर इस स्कीम के अंदर फाइनल अकाउंट का टॉपिक बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप बाकी चैप्टर को समझ जाओ। उनका कोई सवाल नहीं आता था। लेकिन जो नई स्कीम आई है, इसके अंदर इन्होंने फाइनल अकाउंट को सिलेबस में अलग से लिख दिया है, बकायदा नाम लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रिपरेशन सिलेबस का पार्ट बन गई है। ठीक है सर, इसका सवाल आप एक्सपेक्ट कर लें। अगर आपने पढ़ा, फाइनल अकाउंट की नॉलेज का सवाल यहाँ पे नहीं भी आया आपके अटेम्प्ट के अंदर, नॉलेज जाया नहीं जाएगी। यही फाइनल अकाउंट और एडवांस हो जाएगा सीआर के अंदर, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। ये नॉलेज वहां आपके काम आ जाएगी भाई। आगे चलें बेटा। दूसरा एरिया है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज। हाँ सर जी, इक्विटी समझते हैं। और इसमें पहला वर्ड आ रहा है, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में समझना है। इसका इस अटेम्प्ट में भी 17 मार्क्स का सवाल आया है आईएएस 8 के साथ मिलाकर। हाँ जी, इक्विटी क्या होती है? कैपिटल। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफअप बनाते हो, तो उसके अंदर तीन चीजें दिखाते हो। एक तरफ तो लिखे हुए होते हैं टोटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल 100 रुपए। मजीद लिखी हुई होती हैं टोटल लाइबिलिटीज, फॉर एग्जांपल 60 रुपए। 40 रुपए जो बच गया, उसे नॉर्मली आप कहते हो कैपिटल। कंपनी की जबान में जो बच गया उसे कहा जाता है इक्विटी। हमारी अकाउंटिंग में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट बराबर होते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। अगर आप किसी बिजनेस के टोटल, जो कुछ भी बचेगा वो उसके नेट एसेट्स कहलाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपए के एसेट्स हैं, 60 रुपए की लाइबिलिटी है, तो आपके पास 40 रुपए के क्या मौजूद है? नेट एसेट्स। आसान अल्फाज में, आज इस कंपनी को बंद कर दो, इसके सारे एसेट बेच दो, 100 रुपए के बिकेंगे। सारी लाइबिलिटी पे कर दो, 60 रुपए चले जाएंगे, तो नेट क्या बचेगा? 40 रुपए बचेंगे। वो 40 रुपए किसके हैं? वो ओनर का लगा हुआ पैसा है। वो जो ओनर का लगा हुआ पैसा है, उसे हम कहते हैं ओनर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। तो कंपनी की जबान में इक्विटी का सिंपल मतलब ये होता है कि ओनर अपना जितना पैसा इस वक्त इस बिजनेस में लगा के बैठे हुए, उन्हें इक्विटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस बिजनेस पे जितनी लाइबिलिटी है, अगर मैं सारी पे ऑफ कर दूं, बाकी जो कुछ बचेगा वो मेरा पैसा है ना भाई, वो मेरी इक्विटी कहलाती है। ये जो इक्विटी होती है ना, वक्त के साथ इसमें चेंजेस आती रहती हैं। मिसाल दे रहा हूं, प्रॉफिट हुआ, इक्विटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया। लॉस हुआ, इक्विटी गिर गई।
कंपनी कुछ प्रॉफिट अपने ओनर को बांट देती है डिविडेंड की शक्ल में। सुना होगा नाम आपने। वो प्रॉफिट जो बांट देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। बांट दिया एक, ठीक है सर। बांटने के बाद कुछ प्रॉफिट रोक लिया। जो प्रॉफिट कंपनी रोक लेती है, अभी इस्तेमाल नहीं करा, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम है? रिटेन अर्निंग्स। इसे रिटेन अर्निंग भी कहा जाता है। और आजकल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इसका एक और मॉडर्न नाम सामने आया है। अब कंपनी उसे भी इस्तेमाल करती है। इसे अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स, गैर इस्तेमाल शुदा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो अभी तक कंपनी ने इस्तेमाल करा है वो कहलाता है अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। ठीक है सर। अब ये जो होता है ना बेटा, इक्विटी, मान लो आप बिजनेसमैन हो, आपने 100 रुपए डाले, प्रॉफिट हुआ, इक्विटी बढ़ के 105 हो गई, डिविडेंड बांट दिया, इक्विटी कम हो के 102 रह गई। वो जानना चाहता है कि मैं जो इक्विटी के बैठा हुआ हूं अपना आगे बैठा, पैसा बढ़ रहा है तो क्यों। चले जनाब, अगर आप ओनर बन के सोचो तो डिविडेंड। 100 रुपए का प्रॉफिट था। आवाज कभी क्लास में आने लगी बंद होती है, बैटरी है बदली, लाइट जली भी बदल गई है। 100 रुपए कैपिटल लगा तो 25 रुपए निकाल लिए, अब कितना कैपिटल बचा? 115। ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो ये आपका बिजनेस है, आपने इस तरह बोला, यार मैंने 100 रुपए लगाए हुए थे, अब वो बढ़कर 115 हो गए। मैं जानना चाहता हूं ये 100 115 कैसे हो गए। इसकी पूरी स्टेटमेंट बनाकर मुझे दिखाओ। ये उसकी मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट बना दी कि आपकी इक्विटी में चेंजेस क्यों आ रही है, क्यों आपका कैपिटल बढ़ रहा है, क्यों आपका कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है सर। अब इसके लिए बेटा एक खास किस्म की स्टेटमेंट बनती है जिसका बेसिक एरिया सर जैन के पास है और इसका जो एडवांस एरिया है वो मेरे पास है। ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए कि स्टेटमेंट क्या है, कहां पे लाके आपने अपना सिलेबस रोकना है।
राष्ट्रपति अगर खाली तो ऑनलाइन चेंज करवा चलिए सर, ऐसे ही जो मेरे अभी करंट बैचेस चल रहे हैं उसमें मैंने तो एक फाइल ढूंढी, एक फाइल मिली है। ये 5 पेपर का सवाल है, ऑटम 25, ठीक है। और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट बनी हुई है, वही जो आपने सीखनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये नाम सुन रहे थे ना, आपको सीखना क्या है, ये स्टेटमेंट बनती कैसे। सर ये है उस स्टेटमेंट का एक छोटा फॉर्मेट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है और ये सारी बातें कुछ ना कुछ बता रही है। और इस सवाल को करने के लिए हमें बहुत सारी वर्किंग भी करनी पड़ी, कुछ चीजों को हम लोगों को चेंज करना पड़ा। इसके अंदर जो कुछ चेंज करना पड़ा, ये देखो मैंने वही अल्फाज, बीच में हमारा इन्वेंट्री भी आ गया, आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर आपके पास कुछ फीफो मेथड के मामला लिखे हुए, कुछ एवरेज मेथड के मामला लिखे हुए। इस सवाल में ये था, कंपनी पहले फीफो मेथड फॉलो करती थी, अब वेटेड एवरेज पे जाना चाहते हैं, इससे हमारी इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। ये टॉपिक पढ़ोगे, इसमें 2 चीजें इस वक्त मिली हुई सवाल के अंदर। एक है चेंजेस इन इक्विटी का बेसिक फॉर्मेट, वो सर जैन करवाएंगे क्योंकि फाइनल अकाउंट उनके पास है। इसमें IAS 8 कैसे मिलाते हैं वो मेरा काम है, वो मेरा अगला एरिया। ठीक है सर जी। फिर बेटा एक और चीज आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सर ये क्या होता है, इसका बेटा रेलिवेंट IAS है, IAS 7 हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश आता रहता है और वो कैश कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी होता रहता है। आप बिजनेसमैन बन के सोचो, अगर आपका बिजनेस है, आप जानना चाहते हो मेरे बिजनेस में कहां कहां से कैश आ रहा है और कहां कहां वो कैश जा रहा है। कैश के आने को हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश और कैश के जाने को हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है सर। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो दिखाता है, कैसे दिखाना है, इसके लिए हमने अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है जिसका नंबर है IAS 7 और उसमें 2 फॉर्मेट दिए हुए, एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में मोर देन 99% कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करती थी। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उसी के आएंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड के भी 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे। कैश फ्लो का अलग से सवाल आता है। अभी जो लास्ट सवाल आया था मार्च 25 में 10 मार्क्स का है, उससे पहले 18 मार्क्स का है। यानी आपने टॉपिक एक पढ़ना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और इस बार जो MCQs आए थे उसमें 2 MCQ कैश फ्लो के डाल दिए थे उसने। फिर बेटा एक और एरिया, इसका नंबर है IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। ये स्टैंडर्ड पहले FAR 2 में हुआ करता था। 2022 में जो नई स्कीम आई थी, अब खत्म हो गई, उसके अंदर इसको ये लेकर आ गए FAR 1 के अंदर। इसका भी हमारे फाइनल अकाउंट से ताल्लुक है। ठीक है सर। ये स्टैंडर्ड 3 चीजें सिखा रहा है। नंबर 1, अगर कोई चलता हुआ बिजनेस अपनी अकाउंटिंग की पॉलिसी चेंज करेगा, उस वक्त अकाउंटिंग कैसे करेगा। नंबर 2,
अगर आप अपने किसी अकाउंटिंग के एस्टीमेट को चेंज करोगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? और आखिरी एरिया, अगर हमसे अकाउंटिंग में कोई गलती हो जाए और वो गलती कुछ साल पुरानी हो और अब पकड़ में आ जाए, उन पुरानी गलतियों को कैसे करेक्ट करोगे? आपने कहा सर माजिद, एरर तो हमने पढ़ लिया था, मुझे आपने नई स्कीम से पेपर दिया, करेक्शन ऑफ एरर आप पढ़कर आए, जिसने नई स्कीम से दिया है। कोई अगर पहले से एग्जेम्पशन लेके बैठा हुआ है या पुरानी स्कीम में नहीं चुका था, उसने नहीं पढ़ा हो। देखिए, पहले FER 1 में एरर के 2 चैप्टर थे। एक चैप्टर तो वही था जो PRC में चला है, आपने पढ़ लिया, और एक IS 8 है। दोनों एरर के बारे में सिखाते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मामला है। अभी हमें पता क्या सीखा है, जब हम एरर किसने नहीं सीखा? चले 2-3 बच्चे ही, बाकी सबने नई स्कीम से पेपर दिया, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा हुआ? अभी आपने ये सीखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2025 खत्म हुआ, 25 के फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, 25 के, और 25 के फाइनल अकाउंट बनाने के दौरान कुछ गलतियां पकड़ में आ गई। तो आपने क्या सीखा PRC में? गलतियां पकड़ में आ गई, पहले उन गलतियों की करेक्शन कर लो, फिर अकाउंट को फाइनल कर लो। ये सीखा हुआ है आपने। बात बदलते हैं, सर 25 के फाइनल अकाउंट बना रहे, कोई गलती रह गई, पकड़ में भी नहीं, 25 के फाइनल अकाउंट गलत बन गए, गलत बन गए, 26 के भी गलत बन गए, 27 में एरर डिस्कवर हो गया। अब 27 में गलती पकड़ में आई जो 2025 में करी थी। अब ये वो गलती नहीं है जो आप PRC में पढ़कर, अब ये एरर क्या कहलाएगा? इस एरर का एक खास नाम होता है, इसको हम कहते हैं प्रायर पीरियड एरर। क्या नाम है बेटा? प्रायर पीरियड एरर। प्रायर कहते हैं पिछले को, पीरियड कहते हैं टाइम को, ईयर को, एरर कहते हैं गलती को। ये वो गलती है जिसका पिछले सालों से कोई ताल्लुक है, पिछले सालों से। ऑप्शन 1, 25 की गलती 27 में पकड़ में। ऑप्शन 1 छोड़ना, यार कौन सही करेगा इसको? दूसरा ख्याल जहन में आया, अबे भाई मैं तो अकाउंटेंट हूं, चलो गलती मैंने पकड़ ली, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है, मैं बात को यहीं पर दबा देता हूँ। जैसे 2 साल से गलत फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, 1 साल और बन जाएंगे उसमें साथ। अब बात डिफरेंट है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, दोनों बड़ी थिन लाइन है। एक होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। इसका पूरा स्टैंडर्ड है हमारी ऑडिटिंग के अंदर, फ्रॉड एंड एरर के नाम से। अगर आप कहते हो मुझसे कोई गलती हो गई थी, 2 साल से पकड़ में नहीं आई, तीसरे साल में पकड़ में आ गई, आप उसको सही नहीं कर रहे जानबूझ के, अब ये एरर नहीं है, अब ये फ्रॉड है। फ्रॉड, आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो, गलत फाइनल अकाउंट जानबूझ के बना। एरर और फ्रॉड में एक छोटी सी लाइन है। एरर क्या है? अनइंटेंशनल मिस्टेक। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल मिस्टेक। बस ये फर्क है। तो अनइंटेंशनल, सर मुझे पता नहीं था ये गलत है, पता होता मैं कभी भी ना करता, हो गई बेध्यानी। अनइंटेंशनल वो एरर है, सर मुझे पता है ये गलत है फिर भी करूंगा, वो फ्रॉड है। आनी बात समझ बेटा? अब पुरानी गलतियां जब कभी पकड़ में आएंगी, करेक्शन तो होगी, लेकिन हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। हम ये नहीं कर सकते चल भाई टाइम मशीन में बैठे, 2025 दबाया, हम 27 से उठ के 25 में आ गए और 25 में जो कुछ गलत करा था सब मिटा के सही कर दिया। नहीं नहीं, गलती 25 में की थी, डिस्कवर 27 में हुई है, तो करेक्शन भी कब होगी? 27 में कर सकते हैं ना। जब IS 8 पढ़ोगे वो बोलेगा पुराना एरर जब भी डिस्कवर हो, जब भी डिस्कवर हो, क्या करना? पहले आप उसको करेक्ट करो और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो। क्या करो? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होता है? जब टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट किसी पुराने एरर को इस तरह से करेक्ट करने का नाम है जैसे ये एरर कभी अकर हुआ ही नहीं था। यानी जो भी तुम्हारे बनाए हुए फाइनल अकाउंट को देखने के बाद वो इस तरह बोले जैसे ये कभी गलत
थे ही नहीं। हर वो चीज जो गलत है उसको सही कर दो। अगर बैलेंस शीट में कोई चीज गलत है उसको करेक्ट कर दो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चीज गलत है उसे करेक्ट कर दो, अगर चेंजेस इन इक्विटी में कोई चीज गलत है उसे करेक्ट कर दो, कैश फ्लो में कोई चीज गलत चली गई है उसको करेक्ट कर दो। ऐसे कर दो कि अब जो भी हमारे फाइनल अकाउंट को देखे, देखने के बाद बोले कि जैसे ये कभी गलत थे ही नहीं। ठीक है सर, इस तरह से अगर आप अपने एरर की करेक्शन करते हो तो वो IAS 8 से लिखना है। चले सर, इसके बाद अब आपका आया लास्ट एरिया, इसे अब नाम दे रहा हूं नॉन करंट एसेट्स का, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ने। इनमें सबसे सर फहरिस्त वो है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आपने थोड़ा सा पढ़ा था डेप्रीसिएशन के नाम से। ठीक है सर, ये हमारे सिलेबस का सबसे लेंदी एरिया है, सबसे लेंदी। ये छिड़ जाएगा, खत्म होने का नाम नहीं है। और अभी जो ऑटम 25 का पेपर आया है उसमें भी पहला सवाल इसी टॉपिक का। ठीक है, इसमें मसला यह है कि इसका अपना सवाल भी आता है, और इसके साथ जो नीचे टॉपिक लिखे हुए ना सारे, ये सब इसी के रिश्तेदार हैं। किसी भी टॉपिक को एग्जामिनर इसके साथ मिला के सवाल बना देता है। ठीक है, और जब मिलाता है बड़ा सवाल बनता है, 15 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, इस किस्म के सवाल पेपर में आ रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए ये तो बताने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है। ठीक है सर, और वो डेप्रिशिएट भी होते हैं, मतलब सब सब पता है हमारे, तो आप क्या पढ़ाओगे इसके अंदर। इसमें बेटा जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ना, वो एक है, इसका नाम है रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, पेपर में बेतहाशा आती है, उसकी एंट्रीज भी आती है, उसकी बैलेंस शीट भी आती है, उसके नोट्स भी बनाने के लिए आते हैं। वो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है इस पर आइए इसके अंदर। फिर एक और आपको बता रहा है IAS 20 नया टॉपिक आपके लिए, गवर्नमेंट ग्रांट। इसका भी 16 से कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ देगा। अब ये टॉपिक क्या है बेटा, क्योंकि मेरा ही टॉपिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और इस बार भी इसका सवाल आया है एंट्रीज बनाने का। गवर्नमेंट सम टाइम कंपनीज को सपोर्ट करती है कुछ अच्छे कामों के लिए, उन्हें अब कहा जाता है ग्रांट, सब्सिडी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है कुछ अच्छे कामों के लिए, तो उस ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करोगे। चलो समझाने के लिए ऐसी रफ सा एग्जांपल देता हूं। मान ले इंटीरियर सिंध का कोई एरिया है जहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा मौके नहीं, लोग बेरोजगार हैं वहां पर। गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करना चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि उन सबको उठा के कराची में ले आओ। अगर सब कराची में आ जाएंगे तो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा ना। गवर्नमेंट चाह रही है उनको उनके इलाके में कोई रोजगार के मौके मिले। क्या करें, गवर्नमेंट के जहन में एक आइडिया आया, अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और उस इलाके में कुछ फैक्ट्रीज लग जाए, तो एक फैक्ट्री लगने का मतलब होता है हजारों लोगों को रोजगार मिलता है एक फैक्ट्री की वजह से। गवर्नमेंट ने सोचा यार अगर यहाँ पे कुछ लोग फैक्ट्रियां लगा ले तो थोड़ा चहल पहल हो जाएगी, रोजगार के मौके लगेंगे। अब ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि खुद फैक्ट्रियां लगाने बैठे। गवर्नमेंट का काम क्या है, फैक्ट्रीज लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। भाई अगर उस इलाके में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये गवर्नमेंट का काम है उसको मेंटेन करें। तो वहां पे बिजली नहीं है, गवर्नमेंट का काम है बिजली पहुंचाए, गैस नहीं है गैस पहुंचाओ, रोड खराब है रोड बनाओ, भाई वहां पे ये गवर्नमेंट के करने वाले काम। आप हमें एक माहौल बना के दो, हम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लो गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और आगे बढ़कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। लेट्स एज्यूम मैं भी एक बिजनेसमैन, मैंने गवर्नमेंट को बोला जो फैक्ट्री मैं कराची शहर में लगा सकता हूं, आपके कहने पर मैं इतना दूर इंटीरियर सिंध में क्यों लगाऊं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वहां लग गई, लोगों को जॉब मिल गई, लोगों का फायदा हो गया। फैक्ट्री गवर्नमेंट के कहने पर लगी, गवर्नमेंट की भी वाह वाह हो गई, मेरा क्या फायदा एज अ बिजनेसमैन। अब इस जगह पे गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह से बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। पहली शक्ल क्या बोला, भाई यहाँ जो फैक्ट्री लगाएगा 10 साल के लिए टैक्स फ्री। सुनो आप ऐसे होते हैं टैक्स फ्री जोन्स, ये क्या होते हैं, तो उस इलाके में रोजगार कर काम करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, वहां पे बैठ के कमाएगा, कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना कुछ सालों के लिए। अब दिमाग में क्या आ रहा है, अब यार कराची में कमाऊं, ये लोग 30-40% टैक्स लगा देते हैं इनकम के ऊपर, वहां पे कमाओ, वहां पे कोई टैक्स ही नहीं है, टैक्स ही बचत हो जाएगी मेरी। ठीक है, और टैक्स मेरा एक्सपेंस है।
ठीक है, फायदा है। गवर्नमेंट अभी कह रहे, एक और बात समझाता हूँ अपने टॉपिक से अब रिलेटेड। गवर्नमेंट कह रही है क्या आप इंटीरियर से में फैक्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा सर बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन फैक्ट्री लगाऊंगा। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, इसके लिए आपको लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत जमीन है उस इलाके में, गवर्नमेंट आपको कुछ जमीन हर बिजनेसमैन को फ्री में देगी। हमने कहा बाद में छीन लोगे? कह रहे नहीं नहीं नहीं, जिस मकसद के लिए दे रहे, अगर वो मकसद तुमने पूरा रखा, लोगों को रोजगार देते रहे, जमीन वापस नहीं देगी। मैंने कहा दे दो भाई। अब खुद सोचो दिमाग में, गवर्नमेंट हमें जमीन दे रही, हमारी हो गई लैंड डेबिट। लैंड डेबिट ऐसे डाला है ना बेटा, कुछ क्रेडिट करूंगा ना। अकल कहती है यार हमें किसी ने जमीन फ्री में दे दी, हमारा तो फायदा हो गया, हमारा फायदा हुआ है, हमें इनकम हो गई। ग्रांट हमारी इनकम है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, इमदाद दी, हमारी इनकम हो गई। IS 20 कहता है हाँ ये तुम्हारी इनकम है, लेकिन इस इनकम को रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे इनकम बनाना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और सोचते हैं, मैंने बोला यार सिर्फ जमीन से फैक्ट्री थोड़ी बनेगी। जमीन आपने दे दी, बड़ी मेहरबानी, अब उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग में मशीनें डालनी है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा तकरीबन कितना चाहिए? मैंने कहा सर वहां पे फैक्ट्री बनाने, मशीनें लगाने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए और चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कुछ हिम्मत तुम करो, 5 करोड़ की सपोर्ट हमारी तरफ से ग्रांट देंगे मशीनें लगाने के लिए, 5 करोड़ की। शर्त एक है, वहां मशीनें लगनी चाहिए और लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। मैंने कहा मशीनें किसकी होंगी? मैंने कहा मशीनें तुम्हारी रखो, हमें नहीं चाहिए। अब मशीनें 20 करोड़ की, 5 करोड़ की सपोर्ट गवर्नमेंट ने दे दी, एक और इमदाद आ गई। ये जो गवर्नमेंट डिफरेंट कामों के लिए ग्रांट्स देती है कंपनी को, इन ग्रांट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, वो आपको IS 20 सिखाएगा। इसी तरह एक और टॉपिक आ रहा है IS 23 बोरिंग कॉस्ट। IS 23 पहले FAR 2 में हुआ करता था, FAR 2 में। ऑटम 19 में इसको वहां से उठाकर FAR 1 में लेकर आ गए। अब तक टोटल 3 क्वेश्चन इसके अपने आए अब तक FAR 1 में, और तीनों बार शॉर्ट क्वेश्चन, 8 मार्क्स के तीनों बार, ठीक है। लेकिन जब ये टॉपिक FAR 2 में हुआ करता था, इसका मामला थोड़ा बड़े सवालों पर आया है। 10 मार्क्स के सवाल भी हैं, 15 मार्क्स के भी हैं, 16 मार्क्स के भी हैं, इवन 20 मार्क्स के भी हैं। और वो सारे सवाल इस बार भी मैंने बच्चों को करवाए हैं, हालांकि आपकी बुक पे कुछ है नहीं और ना आपके पास इतना कुछ आता है, क्योंकि बच्चों को बेटा करो करो, टाइम है हमारे पास। ठीक है, बोला शुक्र है हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो गया वक्त पे, टाइम है हमारे पास, करो। मुश्किल करने में कोई मसला नहीं है, मसला कब है जब बहुत आसान करके जाओ, थोड़ा भी मुश्किल आ गया फंस जाओ। बहुत मुश्किल करके जाओ, ठीक है, आसान आ गया, एक तो वही आसान, पर आपने उससे मुश्किल किया हुआ आपको और आसान लगेगा, आपसे आराम से हो जाएगा। जब मैं 23 पढ़ाता हूँ ना, पहले मैं सारे FAR 2 के सवाल करता हूँ, उसके बाद में FAR 1 के। तो बच्चे बोलते सर था क्या, मैं अगर देखो अब आपको आसान लग रहा है ना, अगर मैं डायरेक्ट क्या करवाता, FAR 1 यही आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता। तो सिखाता क्या है, बोरिंग कहते हैं उधार देने को, और उधार लेने की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। ये टॉपिक मेनली हमें इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सिखाता है। इंटरेस्ट आपने कहा सर माजिद इंटरेस्ट की अकाउंटिंग तो हमें आती है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करवा देना। काश ये इतनी आसान बात समझाता होता, ठीक है। ये सिखाता तो यही है कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन ये खास किस्म के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एज्यूम करें आप कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते अपनी पसंद की जगह पे, अपनी जगह पे, इसमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट फिलहाल नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, फिलहाल इतना पैसा कैश में आपके पास अवेलेबल नहीं। ऑप्शन 1 नहीं है कि छोड़ो फैक्ट्री को, क्यों लगा रहा हूं, लेकिन क्या है, क्या कैश ना होने से मैं और आप अपना कोई काम रोक देते हैं? फैक्ट्री की बात करना नहीं, अगर किसी का मोबाइल खराब हो जाए, ऐसे नहीं भी हो, अब्बू से मांगेगा, अम्मी से मांगेगा, भाई से मांगेगा, दोस्त से मांगेगा, कहीं से भी लेगा, क्या बोलेगा मोबाइल की जरूरत है, मुझे मोबाइल तो चाहिए, बाद में पैसे दे दूंगा आपके में। किसी को गाड़ी लेनी है, नहीं है पैसे, बैंक से लोन लेगा, भाई से लोन लेगा, दोस्तों से लोन, लेकिन काम तो निकालेगा ना। इसी तरीके से हम कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, नहीं है पैसा, इसको हम किसी बैंक के पास चले गए,
हमने कहा सर जी फैक्ट्री लगानी है, 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक वाले कह रहे हैं मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा समझ में आती है बात, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल तो देगा। अगर मैं 10 करोड़ रुपए का लोन लूं और उसको 10 करोड़ रुपए ही वापस करूं तो उसने क्या कमाया, वो कुछ पैसे ऊपर रखेगा, उसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने पैसा दे दिया। अब मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाना शुरू कर, लोन के पैसों में से कुछ पैसा उठाया, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मंगवाया, लोहा मंगवाया, ठीक है, मिट्टी मंगवाई, सीमेंट मंगवाया, लकड़ी मंगवाई, लेबर को बुलवाया, और ये सारे पैसे बिल्डिंग बनाने में खर्च होना शुरू हो गए। आज सीमेंट लगा, एंट्री बनाई, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, लकड़ी लग गई, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, टाइल लग रहे हैं, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, दरवाजे खिड़कियां लग रहे हैं, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ये सब कुछ बिल्डिंग में लग रहा है ना, बिल्डिंग डेबिट बिल्डिंग डेबिट बिल्डिंग डेबिट। थोड़ा टाइम गुजरा, बैंक का आदमी आ गया, आगे कह रहा है सर इसी फैक्ट्री की बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने हमसे लोन लिया था, वादे के मुताबिक लाए, अब तक का इंटरेस्ट देते। अब मैं उनको इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल हालात में इंटरेस्ट की एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है बेटा जी। लेकिन अगर इस तरह सोचो, ये इंटरेस्ट मैं क्यों पे कर रहा हूं, जवाब मिला क्योंकि तुमने बैंक से लोन लिया था। लोन क्यों लिया था, जवाब मिला क्योंकि तुम्हें बिल्डिंग बनानी थी। अब तरतीब सोचो, ना ये बिल्डिंग बनाता, ना मैं लोन लेता, ना मैं लोन लेता, ना मैं इंटरेस्ट पे करता, मैं जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूं सारा का सारा इसी बिल्डिंग की वजह से पे। जिस तरह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लकड़ी जरूरी है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर जरूरी है, इसी तरह से इंटरेस्ट भी तो जरूरी था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। जब मैं मालूम करूंगा ये टोटल बिल्डिंग कितने की बनी, या मैं और चीजों को शामिल करूंगा, वहीं पर किसको शामिल करूंगा, इंटरेस्ट को भी शामिल करूंगा। आप बात को ऐसा समझ लो, जब मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा और मैं मालूम करूंगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग हम बने कितने के, इस तरह बोलूंगा बिल्डिंग बनाने में आयरन का इस्तेमाल हुआ, बिल्डिंग बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, बिल्डिंग बनाने में टाइल्स का इस्तेमाल हुआ, बिल्डिंग बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, बिल्डिंग बनाने में लेबर का इस्तेमाल हुआ। गलत बात तो नहीं कर रहा ना, हर वो चीज जो बिल्डिंग में लगेगी वो इसकी कॉस्ट में जाएगी। अब इसी तरह मैंने बोला इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंटरेस्ट भी लगा है, मैंने इंटरेस्ट को भी बिल्डिंग में डाला। क्या इंटरेस्ट को किसी एसेट की कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है? जवाब आप मत देना, आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्यों सर माजिद, जब IAS 23 पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि देखो भाई अगर तुम लोन लेकर कोई एसेट बना रहे हो, पहले ये बताओ क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। मैंने कहा मान लो नॉन क्वालिफाइंग है, कोई चीज होती है नॉन क्वालिफाइंग है, बोलता है फिर तो ये गलत है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट की इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा क्वालिफाइंग एसेट है, फिर से क्वालिफाइंग समझाएगा आपको। क्वालिफाइंग एसेट उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े एसेट होते हैं, इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर लोन लेके कोई छोटी मोटी चीज बना रहा हूं फिर इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट मत बनो। अगर लोन लेके कोई बड़ी चीज बना रहा हूं, समाजी ने एग्जाम्पल दी, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब नई फैक्ट्री लगने में 1-2 साल लग जाते हैं, बड़ा एसेट है, बड़े एसेट को बनाने में जो इंटरेस्ट लगता है वो कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। मुझे नहीं पता आप बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, जिस इंटरेस्ट को मैं कॉस्ट में नहीं डालूंगा इट मींस वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसे मैं एकदम से एक्सपेंस आउट कर दूंगा, और जिस इंटरेस्ट को मैं कॉस्ट में डालूंगा वो कैपिटल एक्सपेंस है, वो कैपिटलाइज हो जाएगा और बाद में वक्त के साथ डेप्रिशिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने कहा ये कहां से लिया है डेप्रिसिएशन, मैं कहा था ना रिश्तेदार है, दोनों जुड़ गए रिश्तेदार। हर वो चीज जो बिल्डिंग में डलेगी, मान लो बिल्डिंग बनी 1 लाख की, अब पहले बताओ इस 1 लाख में लोहा है, आवाज नहीं आ रही है, लकड़ी है, टाइल है, सीमेंट है, इंटरेस्ट है, ये लो। आपने कहा अब इसको डेप्रिशिएट करो,
बिल्डिंग की लाइफ है 50 साल। आपने कहा ये बिल्डिंग हर साल 2000 क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। ये समझ में आ रहा है, ये बिल्डिंग हर साल 2000 डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक्सपेंस है। अब और से देखो, जब बिल्डिंग 2000 डेप्रिशिएट हो रही है, इस 2000 में लोहा भी पड़ा हुआ है, इस 2000 में लकड़ी भी पड़ी हुई है, इसमें टाइल भी पड़े हुए हैं, इसमें सीमेंट भी पड़ा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है। तुम उसकी टोटल कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर रहा हो, और जब टोटल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करोगे, इसमें लगी हुई हर चीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी डेप्रिशिएट हो रही है। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है वो बाद में डेप्रिशिएट होता है, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता वो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होता है। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा, मजा आएगा पढ़ने में आपको। और इसमें इंटरेस्ट की जो वर्किंग है वो काफी तरह हाईफाई किस्म की है। इतने आराम से वो इंटरेस्ट सामने आता नहीं है, उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन बहरहाल अब दो टॉपिक जोड़ लो। समाजिद ने एग्जाम्पल क्या बनाई, हम लोन लेकर बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग IAS 23 सिखा रहे हैं। लोन लेकर बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी अकाउंटिंग IAS 16 सिखा रहे हैं। मिलेंगे दो टॉपिक हमारे, ठीक है। तो ये टॉपिक आराम से मिल जाते हैं पीपी के साथ। और आगे चलो, IAS 36, तो अभी पर यहीं पे रुक जाओ। आओ अभी तीन नाम सुने, PPE, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट, तीनों को मिलाकर फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहा है, उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन उठाया IAS 23, उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दे दी, लो भाई 20 भी आ जाए। बिल्डिंग बन रही है पीपी, उसके लिए गवर्नमेंट भी ग्रांट दे रही है, उसके लिए लोन भी हम ले रहे हैं। अब तीन टॉपिक मिल गए। जब मालूम करोगे बिल्डिंग तुम कितने के बने हो, उसमें IAS 23 वाली बातों का भी ख्याल करो, उसमें IAS 20 वाली बातों का भी ख्याल करो, ठीक है। आगे चलो, IAS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है सर जी। ये टॉपिक भी पहले FAR 2 में हुआ करता था, इन्होंने 2019 में FAR 1 में शिफ्ट कर दिया। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का सिंपल मतलब ये होता है किसी एसेट्स की वैल्यू में अचानक से कमी वाक़ई हो जाना, किसी एसेट की वैल्यू में अचानक से कमी वाक़ई हो जाना, वो कहलाता है इम्पेयरमेंट लॉस। चलो समझाने के लिए अच्छी चीज को रेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन 12 प्रैक्टिकल एग्जांपल बन रही है तो बता देता हूं। अभी गुल प्लाजा में आग लगी, ठीक है। अब जिन लोगों की डेथ हुई उनको तो हम एग्जांपल में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारा टारगेट है वो। हाँ, आग लगी बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में आग लगी, बिल्डिंग जल गई, वैल्यू बढ़ेगी गिरेगी, वैल्यू गिरेगी ना। लोगों की दुकानों में इन्वेंट्री भरी हुई थी, इन्वेंट्री टॉपिक लाओ इसमें ना, जल जाने से इन्वेंट्री डैमेज हो गई, NRV गिरेगी बढ़ेगी, गिरेगी ना। देखो ना, आप यही बातें कुछ दिन पहले क्लास में बैठ के सुन रहे थे, इन्वेंट्री डैमेज हो गई, NRV गिर गई, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, NRV गिर गई। अब प्रैक्टिकली होते हुए हमने देख लिया कि जिन लोगों का सामान जल गया उनका लगा हुआ पैसा डूब गया। इन्वेंट्री, अगर वो इन्वेंट्री मुकम्मल जल गई फिर तो उसका नुकसान ही नुकसान है। वो अभी कह दे या मेरी दुकान के अंदर फॉर एग्जाम्पल काउंटर रखे हुए थे, फिक्स एसेट्स, इसमें सामान भर के मैं बेचता था, सारे फिक्स एसेट जल गए। अब मान लो जिसका वो मॉल था, जिसकी वो बिल्डिंग थी, अभी बोल दे जल जाने से पहले उस पूरी बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 करोड़ रुपए, ऐसी मैंने बोली कोई वैल्यू 10 करोड़ रुपए। जल जाने के बाद बिल्डिंग तो तबाह बर्बाद हो गई, सिर्फ जमीन की वैल्यू रह गई है, अब उस जगह की वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर की नहीं। अब वो क्या बोलेगा, एक हादसा पेश आया, उस हादसे में हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई और एक झटके में हमें 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमारे पीपी की वैल्यू 8 करोड़ रुपए से एकदम नीचे आ गई। क्या ये डेप्रिसिएशन है? नहीं सर, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कहती है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये वो चीज ही नहीं है। अरे बात समझ में, फिर क्या है सर, ये कहलाता है इम्पेयरमेंट लॉस। जब किसी एसेट की वैल्यू अचानक से गिर जाए, हम कहते हैं हमारा एसेट इम्पेयर्ड हो गया, डिक्लाइन इन वैल्यू। क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब कुछ आप इस टॉपिक के अंदर सीखोगे। अब देखें,
फिर हमारा IS-16 इसके साथ भी मिल गया। डैमेज कौन हुआ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन है? पीपी। फिर मिल गया टॉपिक। पीपीई उधार पे बन रहा है, बोरिंग कॉस्ट आ गया। पीपी बनाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ग्रांट बीच में आ गया। वही पीपी डैमेज हो गया, वैल्यू गिर गई, IS-36 बीच में आ गया। और आगे चलो, IS-38 जो आपके पास इससे पहले FAR 2 में था, इस दफा पहली बार FAR 1 में टेस्ट होगा। इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग सिखाता है। हाँ सर, क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स? जिससे पूछो, जिससे पूछो, बोले एग्जाम्पल नहीं पूछा है, कौन से पूछे? देख नहीं सकते। किसने बताया? मैं टेस्ट करवा दिया तो कुछ बच्चे कह रहे थे शायद वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। यही तो वो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस IAS को पढ़ के समझ शुरू की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, क्योंकि बच्चों को ज्यादा अकाउंटिंग नहीं पता होती, ज्यादा समझदारी की बातें करो, समझ में तो आएगी नहीं। उल्टा क्या बोलते हैं कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता। इसलिए टीचर्स गुजारा करने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, वाह कर देते हैं। जैसे अभी पहली क्लास है, मैं ज्यादा टेक्निकल बोलूंगा, आप आगे मुझे मार फेंक दोगे। समाज को समझाना, अपनी समझाना नहीं, अगर मेरी लेवल पे नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपका लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाद लोगों के जहन में यही आता है कि सर हमारे पास इंटेंजिबल वो होता है जो कि फिजिकली नजर नहीं आता, टच नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी एक मिसने अच्छी सी एग्जांपल दी, गुडविल। भूल जाओ, गुडविल नाम का कोई इंटेंजिबल नहीं होगा। जब आगे 38 पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझाएगा कि देख मेरा भाई, इंटेंजिबल वो होता है जो कि आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। एग्जिस्टेंस नहीं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, जिसका सब्सटेंस नजर नहीं आता। चलो ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं। इंटेंजिबल के अंदर ऐसे ही बोलते हैं, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट। चलो ऐसे ही बोलता हूँ, लाइसेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक पीस ऑफ पेपर, मुझे किसी ने लाइसेंस दिया है, मैंने ये 10 लाख का लाइसेंस खरीदा है, ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है लाइसेंस है, मैंने 10 लाख का खरीदा है, ये लो, तो फिजिकली एग्जिस्ट करता हूँ, मैं तो टच भी कर रहा हूँ उसको, फिर भी बोल रहा हूँ भाई तो इंटेंजिबल एसेट है, एक तो नजर भी आ रहा है, एग्जिस्ट करता है। तो जब पढ़ोगे ना, समझोगे, आपकी समझ में आएगा कि मेरा भाई वो अलग ही दुनिया है, और इनटेंजिबल के कॉन्सेप्ट आपकी समझ में फिर आएंगे। ऐसे ही समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल हजम नहीं होगा भी आप, लेकिन कोशिश करना, ठीक है, कोशिश इतना करना है तो जनरल आइडिया मिल जाए। एज्यूम करो हमारी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और हम कोई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनाकर मार्केट में लाना चाहते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, पहले गाड़ियां आती थी पेट्रोल पे, एक दौर आया हाइब्रिड आ गई, पेट्रोल और बैटरी दोनों पे चलती है। अब आज का दौर आ गया है, सोलर गाड़ियां भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं। देखिए 12 इन सारी टेक्नोलॉजी को किसी ने डेवलप किया होगा ना। मान लो हमारी कंपनी किसी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बना के मार्केट में लाना चाहती है। काफी साल की मेहनत के बाद, जिद्दोजहद के बाद, हमने उस गाड़ी को फाइनली कामयाबी से बना लिया। अब हम लोग उस गाड़ी का एक एग्जीबिशन कर, और एक गाड़ी जो हमने तैयार करी है उसको अल्लाह के एग्जीबिशन में रखा। आजकल बड़ा कॉमन हो गया बेटा, इस कराची या पाकिस्तान में कोई नई गाड़ी आती है, पहले उसका एक रोड शो किया जाता है, बड़े रोड शो कहते हैं, उसका एग्जीबिशन रखते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं उसको। लोग आए, गाड़ी देख रहे हैं, सबको पसंद आ रही है। किसी ने ऐसे ही पूछा, यार ये गाड़ी आप कब तक मार्केट में लॉन्च करेंगे? हमने कहा इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है इस साल के आखिर तक ये नई वाली गाड़ी मार्केट में आ जाए। किसी ने ऐसे ही पूछा, अंदाजन ये गाड़ी कितने तक आप लोगों को बेचेंगे? हमने कहा डिसाइडेड नहीं है, कोशिश पूरी होगी कि ये गाड़ी 50 से 60 लाख के बीच में लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं। किसी ने ऐसे ही पूछा, तो ये गाड़ी जो एग्जीबिशन में खड़ी हुई थी, अच्छी सी गाड़ी, ये कितने की है? मैंने उसको ऐसे ही बोला, इसको आप करो। तो ऐसा मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, ऐसे ही पूछा है, एक गाड़ी आपने एग्जीबिशन में खड़ी की हुई है, ये कितने की है? ठीक है, मैंने कहा भाई ये है 25 करोड़ की। सवाल पूछने वाले ने पहले गाड़ी को हैरत से देखा, फिर मुझे हैरत से देखा, और समझ गया ना, मैं समझ में नहीं आता। अभी कुछ देर पहले ये बोल रहा था कि गाड़ी 50 लाख की लोगों को बेचेंगे,
और कह रहा है 25 करोड़ की गाड़ी है, तो 25 करोड़ की बनाकर 50 लाख में कैसे बेच रहा है? मैंने उसको बोला भाई मैंने ये नहीं बोला है कि मेरी हर गाड़ी 25 करोड़ की बनेगी, तुमने खाली ये पूछा था ये कितने की है, ये 25 करोड़ की है, इसके बाद जो बनेगी वो काफी सस्ती है। उसने ऐसे ही पूछा सर इस गाड़ी में कौन से हीरे मोती लगे हुए? अब आपके जो अल्फाज थे वो समझना था। मैंने कहा इसमें जो लगा हुआ है ना वो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। अब आपके अल्फाज आ गए, अब इसमें लगा हुआ है ना वो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। अगर तुम बताओ इसमें क्या नजर आ रहा है? अरे गाड़ी में 4 टायर नजर आ रहा है, गाड़ी का इंजन नजर आ रहा है, गाड़ी की बॉडी नजर आ रही है, गाड़ी की अपनी खूबसूरती नजर आ रही है, प्लस गाड़ी के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी है वो भी नजर आ रही है। और क्या दिखाना चाह रहा हूं उसके अंदर? मैंने कहा इस गाड़ी को बनाने के लिए हमारी 5 साल की मेहनत लगी हुई है, नजर तो नहीं आती, वो इंटेंजिबल है ना। उसने फिर बोला इसको बनाने के लिए हमने कितने साइंटिस्ट बाहर से बुलाए, कितने इंजीनियर बाहर से बुलाए, उन्होंने रिसर्च करी, डेवलपमेंट करी, फिर नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई। अरे नजर तो नहीं आ रही कहीं कहाँ लगी हुई? बस वही तो बात है ना यार, जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं वो तुम्हें दिखी दे रही है, तुम्हें उसका सब्सटेंस समझ में नहीं आ रहा, उसकी हकीकत समझ में नहीं आ रही है क्या चीज। अब IS-30 जब पढ़ लोगे ना इस तरह बोलोगे, जाने वाला बोलेगा अबे ये गाड़ी है, मैं बोलूंगा इट्स एन इनटेंजिबल एसेट, ये एक नई डेवलपमेंट है। क्या है? एक नई डेवलपमेंट है कि हमने डेवलपमेंट की है, लेकिन तुम्हें गाड़ी दिख रही है, हमारे चश्मे से देखो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जिसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए लगा दिए। तुम्हें गाड़ी वाली चीज तो दिख रही है, तुम्हें इसकी हकीकत समझ में नहीं आ रही कि कहां से गुजर के यहां तक पहुंची है। तो ये अजीब सी दुनिया है कुछ इंटेंजिबल की, तो कुछ सीखने को मिलेगी क्या है। वैसे ऐसी एग्जांपल दी थी, ऐसे ही बता रहा हूं। वैसे टॉपिक सर इकबाल का है, डिटेल में वो समझा देंगे। ऐसी 2 बातें मैं भी करता हूँ, पूरे सिलेबस के ओवरव्यू चलता है। जब पढ़ोगे इसको तो इसका एक पैरा पढ़ोगे, पैरा 48, उसमें लिखा हुआ है इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। मेहनत कर करके कंपनी जो गुडविल बनाती है, जो गुडविल जनरेट करती है, वो एसिड नहीं होता। ठीक है, अब जो इंटर कॉमर्स वाले बैठे हुए हैं, सामाजिक क्या हो गया यार, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप का इंटर कॉमर्स के अंदर, वहां पे सवालात के अंदर बार बार गुडविल निकालते थे किसी मेथड से, फिर सब पार्टनर को बांट दिया करते थे, एंट्री बनाते थे गुडविल डेबिट कैपिटल ऑफ ए क्रेडिट कैपिटल ऑफ बी क्रेडिट। क्या आपने नहीं पढ़ी सारी बातें? हाँ मैंने भी पढ़ी है, पार्टनरशिप में, कंपनी में नहीं पढ़ी। पार्टनरशिप इज नॉट सब्जेक्ट टू IFRS। पार्टनरशिप वाले गुडविल को रिकॉर्ड करें ना करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट पढ़ने के लिए जमा हुए हैं। कंपनीज को अलाउ नहीं है कि वो अपनी गुडविल अपनी ही बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे दिखा सके। कोई मना किया उसने, कोई लॉजिक है उसके पीछे। लिहाजा गुडविल नाम का कोई टेंजिबल नहीं होता, ये आधी बात है। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है गुडविल किसी और बिजनेस की होती है, हम पैसे देके खरीद लेते हैं। जब किसी और की गुडविल तुम परचेज करते हो वो कहलाती है एक्वायर्ड गुडविल। क्या कहलाती है? एक्वायर्ड। ये गुडविल तुमने एक्वायर की है, हासिल की है, वो एसेट होता है। उसका अलग स्टैंडर्ड है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि वो एक्वायर्ड गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। आ गया बेटा मेरा एक और चैप्टर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत पसंद आ रहा आजकल एग्जामिनर को। ये भी 2019 से सिलेबस में डाला है, लास्ट अटेम्प्ट में भी इसका छोटा सा डिस्क्लोजर का सवाल है। किसी को आइडिया है क्या होती है ये इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी? हाँ भाई मैं बोले जा रहा हूँ, सब खामोश बैठे। क्या होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? देखिए प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब लैंड और बिल्डिंग, और कोई चीज प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। कोई अगर बोलता है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी का डीलर जहन में क्या आएगा? या तो ये जमीन बेचता हूँ या ये बिल्डिंग बेचता हूँ। कोई इस तरह बोले मैं गाड़ियां बेचता हूँ, बोले मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं गाड़ियां कहां से प्रॉपर्टी में आ गई? बोले मशीनें बेचता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये कहां से प्रॉपर्टी में आ गई? ये स्टैंडर्ड हमें उन प्रॉपर्टीज की अकाउंटिंग सिखाता है
जो कि लैंड और बिल्डिंग हो, लेकिन आपने या तो रेंट पे देने के लिए रखे हुए हो या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखे हुए। ठीक है, एग्जाम्पल बना, मान लो टीएसए, हम इनकी एक बिल्डिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं बिल्डिंग इनकी अपनी है, इसको ये दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम होते हैं जो किसी के पास यूज करने के लिए अवेलेबल होते हैं, चाहे वो उसको एडमिन में यूज करें, प्रोडक्शन में यूज करें, सर्विसेज देने में यूज करें। ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नाम से बैलेंस शीट में दिखाए। चलो एग्जाम्पल मांगे, बड़ो बात, एज्यूम करो बराबर वाला बेंगलो भी टीएसए वालों ने खरीद लिया। अजम्पशन है बराबर का बेंगलो टीएसए वालों ने खरीद लिया। मैंने इनसे ऐसे ही पूछा, भाई क्यों खरीद रहे हो, क्या वहां पे भी कैंपस खोलोगे? हमने कहा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, फिलहाल कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा लिया क्यों है? आपने कहा बेचने वाला बहुत मुनासिब पैसों में बेच रहा था, पैसे थे हमारे पास, हमने लेके रख दिया। मैंने कहा चलो ले लिया, अब करोगे क्या? कह रहे हम लोग सोच रहे हैं रेंट पे दे दें, रेंट इनकम कमाएंगे, और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एप्रिशिएट होगी, बेच के कमाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब समझना। अब पीएसए के बाद दो बिल्डिंग हो गई, दो बिल्डिंग, एक वो बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हुए, जिसको ये अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और एक वो बिल्डिंग जो बराबर में है लेकिन वो रेंट के लिए है या बेचकर कमाने के लिए है। क्या मैं उस बिल्डिंग को भी बैलेंस शीट में पीपी के नाम से दिखा दूं? आंसर इज नो। हमारी अकाउंटिंग कहती है वो चीज बैलेंस शीट में एक अलग नाम से दिखेगी और उसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो ऊपर लिखी हुई है ये भी बिल्डिंग है, जो नीचे लिखी हुई है ये भी बिल्डिंग है। ओके, फर्क इतना सा है, जो ऊपर लिखी हुई है इसको ये अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और जो नीचे लिखी हुई है उसके अंदर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए, इन्वेस्ट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या तो रेंट की शक्ल में इनकम कमाना चाह रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बेच के पैसे कमाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको अपने बिजनेस में यूज करना नहीं चाहते। ये जो हम अपने यूज में लेके बैठे हुए, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए IAS 16 है, और जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए IAS 40 है। ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, अकाउंटिंग बदल गई। देखिए अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूं, इन्वेंट्री को बीच में ले आओ, इन्वेंट्री को, कोई दुकान वाला है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, एसी रख के बैठा हुआ है बेचने के लिए, और टीएसए एसी लेके बैठा हुआ है यूज करने के लिए। एसी उस दुकान वाले के पास भी है, उसके लिए इन्वेंट्री, हेल्ड फॉर सेल, उसने बेचने के लिए रखे हुए। वही एसी टीएसए में लगे हुए, हेल्ड फॉर यूज, इनके लिए पीपी। इसी तरह से ये भी बिल्डिंग है, बराबर वाली भी बिल्डिंग है, लेकिन दोनों को रखने का मकसद अलग है। जिसको अपने बिजनेस में यूज करना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उस पर IAS 16 लगेगा, और जिसको तुम रेंट पे देके बैठे हुए हो या वैल्यू एप्रिशिएट होने के बाद तुम बेच के कमाना चाह रहे हो, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। देखिए अधूरा वर्ड नहीं है, सिंपल सी बात समझे। मान ले किसी ने बहरिया टाउन में कोई प्लॉट लेके आपके अब्बू ने रख दिया, एग्जाम्पल है, अब्बू ने बहरिया टाउन में कोई प्लॉट लेके रख दिया और इस तरह बोला यार मेरे बच्चों के काम आए। तो अब्बू क्या कह रहे हैं, मुझे वहां रहना नहीं है, मुझे ठीक है वहां से कुछ कमाना नहीं है, इसलिए कि वो वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और जब बच्चे चाहेंगे बेच तो उससे कमा लें। अब्बू अभी कह रहे 20 लाख का प्लॉट है, अब बच्चों ने कभी बेचा 10 साल 20 साल 25 साल बाद, तो उनको 20 लाख का प्लॉट 50 लाख का बिक जाएगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा बच्चों को। अब्बू क्या बोल रहे हैं, मैं उस प्लॉट में क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, वो हमारी जमीन है, हमारा लैंड है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टीज। आजकल इसकी एंट्रीज भी आ रही है, इसका डिस्क्लोजर भी आ रहा है, और बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कैसे निकलती है उसकी वर्किंग भी मांग रहा है आजकल। फिर बेटा लास्ट है हमारे पास IAS 41 एग्रीकल्चर, जो कि FAR 2 में था, इस दफा FAR 1 में आ गया है, और ये हमें सिखाता है एग्रीकल्चरल एसेट्स की अकाउंटिंग। हाँ जी, किसकी अकाउंटिंग सिखा रहा है? एग्रीकल्चरल एसेट्स की अकाउंटिंग सिखा रहा है। ये एग्रीकल्चर के अंदर जो एसेट्स इस्तेमाल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। कुछ जगहों पे मिलती जुलती बातें होंगी जो कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पढ़ोगे। ये बेटा हमारा छोटा सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप
इस तरह सोचो, हमारे बहुत सारे चैप्टर है। हाँ वो तो है, मसला चैप्टर का नहीं, ये गिनती पे गिन लो ऐसे ही है। मसला जो है ना वो इनकी डेप्थ का है, डेप्थ का, किनको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, और जितनी डेप्थ में पढ़ोगे आप ही का फायदा होगा। देखिए जब आप कहते हो ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो दो चीजों की तैयारी आपकी करवानी है। नंबर वन, समाजी पहले तो अकाउंटिंग की तैयारी करो। ये सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग के अंदर हमें एंट्रीज बनाना सिखाओ। आइए 16 की एंट्री सिखाओ, 20 की एंट्री सिखाओ, 23 की एंट्री सिखाओ, 36 की सिखाओ, 38 की सिखाओ, 40, हर टॉपिक की एंट्री सिखाओ। ये हो गई अकाउंटिंग। इस बार जो सितंबर में पेपर हुआ है, दो सवाल अकाउंटिंग के आए। आईएएस 16 का है एंट्री बनाने का सवाल, आईएएस 20 का है एंट्री बनाने का सवाल। समझिए अब हमें रिपोर्टिंग सिखाओ। रिपोर्टिंग वो भरी पड़ी आपके सिलेबस में। फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट क्या है, एक रिपोर्ट। सॉसी क्या है, एक रिपोर्ट। नोट्स बनाना सीखोगे, क्या है, रिपोर्ट। चेंजेस इन इक्विटी वो एक रिपोर्ट है इक्विटी की। कैश फ्लो एक रिपोर्ट। रिपोर्टिंग भी आती है और अकाउंटिंग भी आती है। ये आपका बेटा सिलेबस है जिसकी हमें तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात क्या है कि आपने एक मुनासिब टाइम के ऊपर अपना पीआरसी क्वालिफाई कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूं हो जाएगा सबका, ठीक है। तो टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा। सफिशिएंट इस सेंस के अंदर कि वैसे तो मार्च के बाद अगली अटेम्प्ट होनी थी सितंबर में, लेकिन आपको पता है कि वो एक महीना पीछे आ रही है, ठीक है सर, और अगस्त में आ रही है। ये एक बार की प्रॉब्लम है, तो अगस्त में होगी, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी अगस्त में होगी, उसके बाद फिर फरवरी में होगी, फिर अगस्त में होगी, तो ऑटोमेटिक चेंज बन जाएगी 6-6 महीने की। ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि पता आपको बहुत कुछ होता है। ये एक महीने पीछे क्यों लेकर आए, सितंबर से एक महीना पीछे, और यहाँ पे मार्च से फेब में क्यों ना आए, पता होना चाहिए आप लोग यार। नई स्कीम में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। हाँ बेटा देखें, नई स्कीम ने काफी चीजों को चेंज किया। कुछ चीजें भी हमें ही पता चलती जा रही है, सीखते जा रहे हैं अभी, भाई ऐसा है वैसा है, और जो हमें पता चलता रहता है आप उसे शेयर करते रहते हैं बेटा। नई स्कीम के अंदर इन्होंने जो सीए फाइनल के पेपर है उसका उन्होंने एग्जाम मामला बदल दिया है। आपके पेपर जो है ना वो कहलाते हैं कैफ के स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग कहते हैं मार्च की अटेम्प्ट को, ऑटम कहते हैं सितंबर की अटेम्प्ट, ये कहलाते थे। और फाइनल वालों के पेपर कहलाते हैं समर और विंटर। समर में होते थे जून के अंदर, विंटर होते थे दिसंबर के, उनके समर दिसंबर कहलाते हैं। इन्होंने नई स्कीम में एक नया ऑप्शन निकाला है कि जो फाइनल का बच्चा है उसके पेपर साल में अब 4 बार होंगे, हर क्वार्टर में होंगे फाइनल वाले के। वजह क्या होती है, वही कहते हैं कि आर्टिकलशिप की वजह से कभी कभी बच्चों को आउट स्टेशन जाना पड़ता है। अब उनकी अटेम्प्ट बन रही है जून में, वो शहर में है ही नहीं, कहां से देंगे पेपर। तो उनके लिए आसानी निकालिए कि साल में फाइनल के 4 पेपर होंगे और आप अपनी सहूलत से अटेम्प्ट को ढूंढ लो, ठीक है। अब उसमें भी कुछ बाय लॉ उन्होंने मजीद निकाले हैं कि अगर कोई मार्च में दे रहा है तो फिर वो मार्च में ही देगा, वो जून के अटेम्प्ट को अवेल नहीं करेगा। कोई जून को अवेल करना चाह रहा है वो मार्च को अवेल नहीं करेगा। मतलब इतना नहीं, मार्च में दिया पेपर सारे निकाल लिए, जून में दिया फिर निकाल लिए, सितंबर में दिए फिर निकाल लिए, एक साल में सीए क्वालिफाई। मतलब साल में 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन वो 2 अटेम्प्ट कौन सी होंगी वो आपकी चॉइस है। हम कितनी बार करेंगे, 4 बार। आपने कितनी बार देनी है, 2 बार। वो मार्च में देनी है या आपने जून में देनी है। अब वो कर दिया है, पहली अटेम्प्ट मार्च में होगी फाइनल की, फिर जून में होगी, फिर सितंबर में होगी, और फिर आपके पास कब, ठीक है, दिसंबर में हो गया। अब आपने बोला सर मार्च तो हमारा महीना था, तो क्या बोला, मार्च आपका था, आप फरवरी में आ जाओ। हमने कहा सितंबर तो हमारा था, आपने उनको दे दिया, उनको दे क्या करें, आप अगस्त में आ जाओ। हमें बात समझ में, इसलिए उन्होंने आपको एक महीने पीछे कर दिया। लेकिन इसकी वजह से सिर्फ एक बार की प्रॉब्लम है, एक बार की, उन बच्चों के लिए जो मार्च में पेपर देंगे। आपके लिए नहीं है, आप तो फुर्सत में हो, टाइम आपको टाइम ज्यादा मिल गया टाइम। अब जो मार्च में पेपर देगा उस असुरन उसका पेपर सितंबर में होना चाहिए था, उसको 6 महीने पूरे मिलने चाहिए थे। अब एक महीना पीछे आएगा, उसका एक महीना कम हो गया।
लेकिन ये एक दफा की प्रॉब्लम है। जब वो अगस्त में दे देगा, उसके बाद कब देगा? फरवरी में 6 महीने पूरे, फिर अगस्त में 6 महीने पूरे। तो जब भी कोई चेंज आता है ना, एक बार झटका बर्दाश्त करता हूं। ये हमारा IAS 8 है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है सर, ये सारे मामला वहां से भी रिलेट करते हैं आपके, इसलिए उन्होंने आपकी डेट बदल दी है बेटा। ठीक है, तो आपके पास तो अभी बहुत टाइम है। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट इन्होंने लास्ट टाइम रिवाइज करके निकाल दिया था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको लेना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। वैसे तो टाइम टू टाइम मैं भी आपको हैंड आउट देता रहूंगा, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल सवाल भी है, और बुक को फिर भी आपको लेना ही पड़ेगा। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे हमें बुक से ही पढ़ने, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ग्रांट के। यहीं पर एक बात और बता दूं आपको, पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स का थ्योरी का डाल देता है। या तो वो थ्योरी होती है, या जो प्रैक्टिकल बातें आप सुनते हो उसको थ्योरी में अप्लाई करवा। एग्जाम्पल देता हूं, अब एक सवाल है, उसने बोला हमारी कंपनी में नया नया CEO आया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इतनी ज्यादा अकाउंटिंग नहीं जानता। ठीक है, उसको आती अकाउंटिंग आनी भी नहीं चाहिए। उसके सामने हमने फाइनल अकाउंट का ड्राफ्ट बना के रखा, उसने कहा बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसने कुछ मामला पर ऑब्जेक्शन उठाई। ठीक है, और आप उसको बताओ कि जो वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है अकाउंटिंग के अंदर, वो सही है गलत है। 4 सेंटेंस दे दिए। वो कहता है ये होना चाहिए, अगर मैं गलत हूं मुझे बताओ। कहता है ऐसा भी होना चाहिए। अब उसमें अलग अलग IAS, अलग अलग IAS। ठीक है सर, अब वो जो अलग अलग IAS इन्वॉल्व है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल करोगे उसी के जरिए कॉन्सेप्ट जो मिलेगा वो आपको वहां पे लिख के आना 2 लाइन के, और 2-2 मार्क्स की सिचुएशन बना। तो थ्योरी आती है, ये दिमाग में रखना। मैं एडवाइस करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, बच्चे अभी भी जो है ना पूछने आ रहा है सामाजिक थ्योरी तो आ रही है पेपर में, वैसे तो आप लोगों ने काफी पढ़ा दी है, फिर भी कैसे तैयारी करें? तो बेटा अब याद आ रहा है तैयारी कैसे करें। तब सेशन के शुरू में बोलते हैं किसी को याद नहीं आता, तो आपको मैंने पहले दिन ही बोला है ना, एडवाइस सुन लो, बुक लेकर कहानी की तरह गो थ्रू कर। भाई मिसाल अखबार पढ़ते हैं ना, रील देखते हैं, टक 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 टक, वैसा होता है ना, बस ये बुक कर लो, बुक ले लो। रील समझ में आए नहीं आए, मजा तो आता ना देखने में, इसी तरह से समझ में आए ना आए, 2-4 बार घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, कुछ तो समझ में आएगा और बहुत सर से गुजर जाएगा। एक चीज तो मिली, अच्छा अच्छा ये है जो मैं समझ गया, और ये बाकी है समझना। इंतजार करो, टीचर टॉपिक पता चला जाए, सुन लिया, फिर उस चैप्टर की थ्योरी घुमा दी, अच्छा अच्छा अब सब समझ में आ गया क्या लिखा। सिलेबस खत्म होने के बाद फिर बुक खोलोगे मुश्किल हो जाएगा। थ्योरी आती है, बुक में से ही आती है, लेक्चर में से ही आती है, कहां से आएगी ये किसी को नहीं पता। इतनी कॉमन उठाता है, इतनी कॉमन बेस उठाता है, कॉमन थ्योरी। लेकिन क्या है, मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा देखो क्लास में डिस्कस करते हैं ना सवाल, ये इस अटेम्प्ट में आया और डिस्कस करते हैं, उस पर टॉपिक का माहौल बना हुआ होता है, बच्चे भी टॉपिक से यूज टू होते हैं, उसी को चल रहा होता है, हाँ हाँ करके जवाब दे देते हैं। 6 महीने के बाद, यानी अब मैं सेशन खत्म कर दूंगा जिसका, अब 1 महीने के बाद जब पेपर देने जाएंगे ये बातें उनको याद रहेगी नहीं रहेगी मुझे भी नहीं पता। और कोई इस बात जो आप मेरे क्वेश्चन के हवाले से पूछना चाहते? वैसे आप लोग काफी समझदार है बेटा, कोई और बात हो? IAS 16 प्रॉपर्टी कार्ड, इसका ताल्लुक सबके साथ बनता है। सर जहन रहेगी ना फाइनल अकाउंट, बार बार वर्ड आएगा सरप्लस और रीवैल्यूएशन। सरप्लस आप बोलोगे ये क्या होता है, जैसे समाज सिखाएंगे, तो पहले मैं वो सिखाएंगे तो हम लोग। जब आप पुरानी चीजों को बदलोगे, पुरानी चीजों को, तो पुरानी गलतियों ने, मिसाल दे रहा हूं, पुराने प्रॉफिट को गलत किया हुआ है, और पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग इक्विटी का आइटम, जब पुराने प्रॉफिट सही करूंगा तो इक्विटी में चेंज आएगा ना, है ना। अगर एसेट की वैल्यू गलत है वो भी चेंज होगा, लाइबिलिटी की वैल्यू गलत है वो भी चेंज होगा, सेल की तरह गलत है वो भी सही होगी। ठीक है मेरा भाई, समझ में आ गया सबके?
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी लगेगी आइए 16 पीपी को टाइम जाए किए बगैर अब शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज।